डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 फिफ्थ चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है। यूक्लिड की जो थ्योरम्स हैं, जो उसने एग्जाम्स दिए हैं, उनके बारे में हमें स्टडी करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। हमें बताना है, नीचे आपके पास स्टेटमेंट आएंगी, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। आपके मैथ में भी आप लोग देख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप यहां पर देखें, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोला कि सिर्फ एक ही लाइन जो है एक पॉइंट से पास कर सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। आप लोग देखें, एक पॉइंट मैंने ड्रॉ किया, अब यहां से आप ऐसे भी लाइन बना सकते हो, ठीक है, इस तरह से भी बना सकते हो, इस तरह से भी बना सकते हो, कितनी भी लाइन आप एक पॉइंट से निकाल सकते हो। मतलब एक सिंगल डॉट है तो वहां से आप कितनी भी लाइनें बना लें। तो इसका आंसर आप देंगे फॉल्स, ठीक है, क्या देंगे, फॉल्स। और रीजन आप इस तरह से बनाएंगे, ठीक है बेटे, इस तरह से आपने ड्रॉ करके दिखाना है। और आप लिख भी सकते हो इनफाइनाइट नंबर ऑफ lines can pass through a single point। ठीक है, ये आप जो है एक्सप्लेनेशन भी इसकी दे सकते हो, डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाना है, क्योंकि ये रीजन भी आपसे मांगा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं, सेकंड की स्टेटमेंट देखें आप। there are infinite number of lines which can pass through distinct point, two distinct point। दो हमारे पास अलग अलग पॉइंट हैं और इन्होंने बोला कि यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन होंगी जो दोनों को पास करके जाएं। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट से तो कितनी भी लाइन आप निकाल लो, लेकिन दोनों पॉइंट से अगर आप चाहोगे तो यही लाइन निकलेगी। ठीक है, अगर आप देखो हल्का सा भी स्लैंट करते हो तो ये इस पॉइंट से तो निकल गई, लेकिन इससे तो निकले नहीं। तो हमें वो देखनी है जो दोनों को पास करके जाए, तो ऐसी लाइन एक ही बनेगी। ठीक है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो आप लिखोगे ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है और एक्सप्लेनेशन क्या दोगे, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट, ठीक है, पॉइंट्स। दो अलग अलग पॉइंट से ओनली टू लाइन ही पास करेंगी। ठीक है, थर्ड देखें, थर्ड स्टेटमेंट आपकी वहां पे आ चुकी है। थर्ड वाली में अगर आप देखें, इट टर्मिनेटेड लाइन कैन प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। मतलब एक टर्मिनेटेड जो लाइन है उसको हम दोनों तरफ जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं इनडेफिनेटली। तो ये ट्रू है बेटे, क्योंकि लाइन सेगमेंट और रे तीन चीजें होती हैं। मैं आपको पहले बता दूं जरा सा, लाइन सेगमेंट एक होता है रे और एक होती है लाइन। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, जो टर्मिनेटेड है। ठीक है, दोनों फिक्स्ड एंड पॉइंट है उसके, इसको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये रे है, रे को एक तरफ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं जितना भी चाहें, एक फिक्स एंड होगा इसका। लाइन के एंड अगर आपको गिवन है तब भी लाइन जो है वो दोनों तरफ एक्सटेंड की जा सकती है इनडेफिनेटली। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन वर्ड लिखा हुआ है, नॉट लाइन सेगमेंट, नॉट रे। ठीक है, तो इसमें आप आंसर देंगे ट्रू। ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ठीक है, ट्रू क्यों है, क्योंकि लाइन को प्रोड्यूस किया जा सकता है इनडेफिनेटली। तो आप ये डायग्राम भी बना के दिखा सकते हो इस तरह से कि लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, वहां पर स्टेटमेंट आ चुकी है, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, अगर दो सर्कल इक्वल हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है हमारी, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल। अब इक्वल होने का मतलब क्या है, उनकी रेडियाई ही तो इक्वल है। तो आप लोग जो है इसमें बना के भी आप दिखा सकते हो। फॉर एग्जांपल, दो सर्कल इक्वल है, इक्वल का मतलब क्या होगा कि उनकी रेडियस इक्वल है। फॉर एग्जांपल ये सर्कल बनाया मैंने, है ना, और दूसरा भी यहाँ पे सेम रेडियस से बनाया, तो रेडियस सर्कल में एक ही कंपोनेंट होता है बेटे, वो है रेडियस, जिसका जो है मेजरमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, एक ही कंपोनेंट होता है रेडियस। जैसे रेक्टेंगल अगर आप बनाओगे उसमें दो कंपोनेंट होंगे आपके पास, लेंथ और ब्रेड्थ, लेकिन सर्कल में एक ही होता है रेडियस। तो सर्कल इक्वल होने का मतलब क्या है, रेडियस इक्वल। तो आप इसका भी आंसर क्या दोगे, ट्रू। ठीक है, बिकॉज इफ वी वांट टू मेक सर्कल इक्वल्स देन वी मस्ट हैव इक्वल रेडियाई। ठीक है, वी मस्ट हैव इक्वल रेडियाई, हमारी रेडियस जरूर इक्वल होनी चाहिए,
तभी हमारे सर्कल इक्वल होते हैं। ठीक है, ट्रू लिखना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, इन द फॉलोइंग फिगर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। अब फिगर जो है हमारा लाइंस बना के हमें दी गई है कि एक लाइन है हमारी ए बी और एक है पी क्यू। ठीक है, इन्होंने बोला कि अगर ए बी और पी क्यू इक्वल हैं, ए बी इज इक्वल टू है पी क्यू। ठीक है, और एक तीसरी लाइन है पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। थर्ड लाइन है हमारी एक्स वाई, और पी क्यू जो है वो एक्स वाई के इक्वल है। पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। तो हमें शो करना है देन शो दैट ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, कि ए बी जो है वो एक्स वाई के इक्वल है। तो हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से आप क्या दे सकते हो, फर्स्ट और सेकेंड से। अब देखो ए बी किसके बराबर है, फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव हमारे पास क्या आता है, ए बी जो है वो किसके बराबर है, पी क्यू के, और पी क्यू किसके बराबर है, एक्स वाई के। तो फ्रॉम हेयर दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। तो इसका आंसर भी आप क्या दोगे, ट्रू। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे ट्रू रहेगी। ठीक है, इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। देखते हैं स्टूडेंट्स, गिव द डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। नीचे जो टर्म्स दी गई हैं इसकी हमें डेफिनेशन लिखनी है। आर द अदर टर्म्स दैट नीड टू डिफाइन फर्स्ट, आर देयर, क्या कोई ऐसी टर्म्स होती हैं जिनको इनसे पहले हमें पता होना चाहिए, मतलब इनको डिफाइन करने से पहले हमें पता होना चाहिए। एंड हाउ माइट यू डिफाइन दैम, और आप किस तरह से उनको बताएंगे। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है पैरेलल लाइंस। अब ये पैरेलल लाइन होती क्या है, पहले हम डायग्राम से समझेंगे फिर मैं डेफिनेशन लिखूंगा। पैरेलल लाइंस बेटे होती हैं टू स्ट्रेट लाइंस विच नेवर मीट एट एनी पॉइंट, मतलब दो ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। दो तरह से इसकी डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हर एक पॉइंट पे सेम होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच का हर एक पॉइंट पे सेम होगा। इनको जितना मर्जी हम आगे पीछे एक्सटेंड करें ये कभी भी मिलेंगी नहीं। ठीक है, इनको बोलते हैं पैरेलल लाइन। तो हम डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, द लाइंस या फिर टू स्ट्रेट लाइंस विच नेवर मीट एट एनी पॉइंट, ऐसे भी लिख सकते हो, और लिख सकते हो विद कांस्टेंट या फिर सेम, विद सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट एनी पॉइंट। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, और ये भी लिख सकते हो टू स्ट्रेट लाइंस विच नेवर मीट एट एनी पॉइंट। ठीक है, विच नेवर मीट एट एनी पॉइंट। अब इसके लिए आपको पैरेलल लाइन से पहले क्या पता होना चाहिए, पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए और लाइंस के बारे में। तो सेकंड इसका आंसर आप क्या लिखोगे, वी नीड टू डिफाइन फर्स्ट। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें पहले डिफाइन करनी पड़ेंगी, पॉइंट्स एंड लाइंस। ठीक है, पॉइंट्स एंड लाइंस। तो ये आपने आंसर दे देना है इसका। ठीक है, आगे फर्दर आप इसको भी डिफाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज नीड नहीं है। लाइन क्या होती है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं जब हम, तो एक लाइन बनती है। ठीक है, तो इतना भी बहुत है। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइंस। अब परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होंगी, सेकंड करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर क्या होता है, एक लाइन के ऊपर 90 डिग्रीज पे अगर दूसरी लाइन हो तो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, 90 डिग्रीज पे। तो क्या होगी डेफिनेशन, टू लाइंस विद एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, टू लाइंस with an angle of 90 degrees between them।
ठीक है, दो लाइन जिनके बीच में 90 डिग्रीज का एंगल हो उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। तो इसके लिए आपको पहले क्या बताना चाहिए, वी नीड टू डिफाइन फर्स्ट लाइंस। पॉइंट लाइन तो आप हर किसी में दे सकते हो, ठीक है, लाइंस, बस लाइंस एंड पॉइंट्स आप लिख सकते हो, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, लाइन सेगमेंट। अब आपको तीन चीजें होती हैं, मैंने पहले भी बताया आपको क्या क्या होता है। एक होती है लाइन, ठीक है, एक होती है रे, और एक होती है लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब हमें जो डिफाइन करना है वो है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, ए टर्मिनेटेड लाइन, ए लाइन with starting, या फिर a line which have starting point as well as ending end point। और इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, ए लाइन विद बोथ एंड पॉइंट्स, ठीक है, वो भी हो सकती है। और आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए टर्मिनेटेड लाइन, टर्मिनेटेड दैट मीन्स जिसके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट हमें पता है। ए टर्मिनेटेड लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, ए बी, ठीक है, और इसको लिखा जाता है ऐसे, ए बी लाइन सेगमेंट। तो आपको इसके लिए पहले क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए पॉइंट्स एंड लाइन, ठीक है, पॉइंट्स एंड लाइंस। तो ये हो गया आपका ए बी लाइन सेगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब सर्कल क्या होता है, जब हम किसी पॉइंट को सेंटर मानकर आर्क लगाते हैं, कंप्लीट आर्क, तो वो होता है सर्कल, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका सर्कल है, मैंने यहाँ पर कंपास रखी, तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ सर्कल, और ये हो गई सर्कल की आर्क, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस होगा इसको हम बोलेंगे रेडियस, ठीक है। तो इसको डिफाइन कर देते हैं, रेडियस क्या होगी, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल and any point on द आर्क ऑफ सर्कल भी लिख सकते हो, या फिर ऑन द सर्कल भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगी रेडियस। सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट, सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस। और इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पहले आपको पता होना चाहिए पॉइंट्स एंड लाइन, ठीक है। यही चीजें आपने हर बार दे देनी है, पॉइंट और लाइन के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए। लास्ट है स्क्वायर। स्क्वायर आप सभी को पता होगा, एक क्वाड्रिलेटरल होता है। स्क्वायर क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चार साइडें हों और चारों की चारों क्या हों, इक्वल हों, और चारों एंगल भी 90 डिग्रीज के होते हैं, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। अब 90 डिग्रीज के हैं, साइन से भी आपको पता चल रहा है, ये लाइन ये लाइन और ये लाइन ये लाइन, चारों लाइनें इक्वल भी हैं, तो हम लिखेंगे एक क्वाड्रिलेटरल with all four sides equal and each angle
ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, ये स्क्वायर होता है। अब इसके लिए भी आपको पहले क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए पॉइंट्स का एंड लाइंस। पॉइंट्स और लाइंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर के बारे में पता होना चाहिए या 90 डिग्री के बारे में, ये तो हमें अंडरस्टूड ही है। तो ये था बेटे आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं। हमें यहाँ पर दो पोस्टुलेट दिए गए हैं, कंसीडर द गिवन पोस्टुलेट गिवन बिलो। अब इनका पहले मतलब समझते हैं, फिर आके सॉल्व करेंगे। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, मतलब हमें दो अलग अलग पॉइंट गिवन है ए और बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी। तो यहाँ पर एक ऐसा थर्ड पॉइंट सी होगा विच इज बिटवीन ए एंड बी, जो ए और बी के बीच में आएगा। मतलब फर्स्ट वाला जो पोस्टुलेट है वो हमें क्या बता रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास ए और बी, और तीसरा पॉइंट सी इनके बीच में लाई करता है। ये हमें इस तरह से एक्सप्लेन किया जा रहा है। और देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन सेम लाइन। और जो सेकंड पोस्टुलेट है वो हमें कह रहा है कि यहाँ पर कम से कम 3 पॉइंट ऐसे होते हैं जो सेम लाइन पे लाई नहीं करते। मतलब ए और बी है मान लीजिए, और सी जो है वो इस पे लाई नहीं कर रहा है, अलग है। तो ये दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं। तो हमें क्या करना है, डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इनके बीच में कोई हमें अनडिफाइंड टर्म है। बिल्कुल है, क्योंकि ये यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट लिखोगे यस देयर आर सम अनडिफाइंड टर्म्स। ठीक है, बहुत सारी अनडिफाइंड टर्म्स हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब क्या ये वैलिड हैं। तो बिल्कुल हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट के बारे में बता रहे हैं। तो हम लिखेंगे दीज आर कंसिस्टेंट, दीज आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, these are consistent as they deal with two different स्टेटमेंट्स लिख सकते हो या रूल्स लिख सकते हो, स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हो, 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स। ठीक है, इस तरह से आपने लिखना है। और लास्ट में पूछा गया डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट। क्या यूक्लिड्स के पोस्टुलेट में से हैं? नहीं, पोस्टुलेट में इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी इससे रिलेटेड। एक्सप्लेन, तो ये एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें तो हम यहाँ लिखेंगे दीज, फर्स्ट आप लिख सकते हो डू नॉट फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट, फिर आपने लिख देना दीज फॉलो यूक्लिड्स एग्जाम। यूक्लिड्स एग्जाम, ठीक है, 5.1 जो उसका एग्जाम है उसको फॉलो करते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ की स्टेटमेंट को समझते हैं। इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, एक पॉइंट है सी जो लाई करता है ए और बी के बीच में। ठीक है, तो यहां पे सी लिख देते हैं हम। सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, और इस तरह से है कि ए सी हमारा जो है वो बी सी के इक्वल हमें गिवन है, ये इसके इक्वल है। प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, हमें प्रूव करना है ए सी जो है वो ए बी का हाफ है। एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर, फिगर हमने ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पर आप क्या कैसे प्रूव करोगे, सोल्यूशन कैसे करोगे आप? तो आपको सिंपल जो हम मानू टिकता नहीं है बेटे, ये ले चलो। तो इसके बाद हम स्टार्टिंग यहां से करेंगे जो हमें गिवन है। ठीक है, तो हमें गिवन है ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अगर हम सेम थिंग ऐड करते हैं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम ए सी को दोनों तरफ ऐड करते हैं, ऐड ए सी ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ AC को ऐड करने पर। तो क्या होगा, देखो इधर AC पहले से है प्लस AC आ गया,
इज इक्वल टू इधर BC है प्लस AC आ गया, ठीक है। AC और AC मिलके क्या हो जाएगा 2 टाइम्स AC इज इक्वल टू, अब देखो BC प्लस AC, तो AC और BC को मिलाएंगे तो टोटल बन जाएगी ना ये लेंथ AB, तो इन दोनों की जगह पे क्या बन जाएगा AB। अब आप 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर शिफ्ट करेंगे डिवाइड में, तो AC इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 AB, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से आपको प्रूव कर देना है। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ, पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसमें क्या था, AB का मिड पॉइंट था C, ठीक है, C हमने मिड पॉइंट लिया था इसका। तो क्या हुआ, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हर एक लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। मिड पॉइंट क्या होता है, जो सेंटर में है। अब दोनों के सेंटर में एक ही पॉइंट आएगा ना, एक से ज्यादा कैसे आ सकता है। अब हम इसका कॉन्ट्रडिक्शन ले लेते हैं। मान लीजिए हमने दो मिड पॉइंट ले लिए C और D, अब दोनों मिड पॉइंट है तो क्या होगा। अब देखो फर्स्ट, जब हमारा C मिड पॉइंट है, फॉर C एज मिड पॉइंट, फॉर C एज मिड पॉइंट, अगर ये हमने मिड पॉइंट लिया है, ठीक है, तो मिड पॉइंट मतलब यहां से लेके यहां तक लाइन इसके बराबर होगी, तो मतलब AC इज इक्वल टू BC होगा, क्योंकि C मिड पॉइंट है। जो बीच में हो, तो मान लो ये पूरी 10 है तो C मिड पॉइंट है, तो 5 इधर है 5 इधर है, यही इसका लॉजिक हुआ ना। तो ये दोनों बराबर हैं। अगर दोनों तरफ हम AC ऐड कर दें, ऐड AC ऑन बोथ साइड, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, अगर हम ऐड कर दें तो क्या होगा, AC प्लस AC इज इक्वल टू BC प्लस AC। अब AC 2AC हो गया है ना, और BC और AC मिलके बन जाएंगे AB। तो यहां से आ गया आपका AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ठीक है, हाफ ऑफ AB। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। सेम वे में अगर आप D को मिड पॉइंट लेते हो, इफ D इज द मिड पॉइंट, फॉर D एज मिड पॉइंट, अगर D को हम मिड पॉइंट ले रहे हैं तो C को एक मिनट के लिए भूल जाओ। अगर D मिड पॉइंट है तो आपको पता है ये बीच में है, तो AD और DB बराबर होंगे, तो AD इज इक्वल टू DB। यहां पे भी अगर दोनों तरफ सेम चीज ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, AD ऐड कर देते हैं दोनों तरफ, ऐड AD ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ AD ऐड कर देना है। तो ये इक्वेशन यहां पे मैं लिखता हूं, तो ये बनेगा AD प्लस AD इज इक्वल टू DB प्लस AD। अब देखो AD तो हो जाएगा 2 टाइम्स AD, और DB ये लाइन और AD ये लाइन, ये दोनों मिलके बन जाएंगी AB। तो ADB किसके बराबर आ गया, हाफ ऑफ AD। अब यहां से इक्वेशन 1, ये 1 है हमारी, और ये हो गई 2। 1 और 2 से हमें क्या क्लियर हो रहा है, इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। दैट मीन्स फ्रॉम 1 and 2 AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD। अब आप इससे क्या रिजल्ट ले रहे हो, देखो AC और AD बराबर है, AC और AD बराबर है, दैट मीन्स C और D एक ही पॉइंट होगा तभी बराबर है ना। तो यहां से हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज C एंड D आर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज पॉसिबल ओनली इफ, it is possible only if C and D are same point, representing same point, ठीक है। तो आगे आप रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हो, हेंस अ लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमें इन द फॉलोइंग फिगर AC इज इक्वल टू BD ये गिवन है, ठीक है, AC इज इक्वल टू BD। तो प्रूव हमें क्या करना है, AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, बिल्कुल सिंपल है। जो आपको गिवन है पहले वो लिखें, AC इज इक्वल टू BD, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि जो कॉमन थिंग है वो है BC, ये दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट
BC फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से BC को माइनस कर देंगे। यहां से आएगा AC माइनस BC इज इक्वल टू BD माइनस BC। अब देखो AC में से BC गया तो बचेगा AB, और इधर BD में से BC गया तो बचेगा CD। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से आपको। 7th, वाई इज एक्सॉम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सॉम्स कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, एक्सॉम 5 है क्या, पहले वो पता होना चाहिए हमें। एक्सॉम 5 है द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट्स। मतलब जो टोटल क्वांटिटी होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स जो उसके हैं उससे हमेशा बड़ी होती है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ मैथ्स में ही नहीं हर जगह अप्लाई होता है। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ 2-3 एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है टी है, और टी बना है A + B + C से। ठीक है, ये पार्ट्स हैं ना टी के, तो आप देखें हमेशा ही टी की वैल्यू इन पार्ट से बड़ी होगी, है ना। ऐसे ही जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कॉन्टिनेंट्स का। अब एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर इंडिया आता है ना, इंडिया पार्ट है एशिया कॉन्टिनेंट का, तो इंडिया बड़ा होगा या एशिया बड़ा होगा, एशिया, क्योंकि पूरे कॉन्टिनेंट का इंडिया एक पार्ट है। तो होल मीन्स जो टोटल क्वांटिटी होती है वो हमेशा पार्ट से बड़ी होती है, ये हमें यहाँ पे बताना था। तो यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों है, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ, दिस इज अ universal truth as it follow at anything एज वेल एज ऑन मैथ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.1। और भी नए नए वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।